हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी, इसका क वाले खंड का पहला चैप्टर जो चल रहा है, इसके प्राकृतिक संसाधन, इसके दूसरे लेक्चर यानी कि सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट को पढ़ लिया है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला पार्ट को देख ले आप, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन के बारे में, है ना, कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण के बारे में, और डीपली के साथ समझाया गया था पहला पार्ट में सारे चीज़ को। इसके बाद हम लोगों ने जाना था मृदा निर्माण, यानी कि मृदा किसे कहते हैं और मृदा का निर्माण किस तरह से होता है, कि किस तरह से चट्टानें टूट फूट करके मृदा का निर्माण करती है ना, ये इसको जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मृदा निर्माण के कारक को जाना था। बच्चों, इस मृदा किसे कहते हैं और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। 100% ये आपका एग्जाम में आने वाला है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है, सारे कारक को याद रखना है। उसके बाद मृदा किसे कहते हैं ना, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको आप याद कर लेना। इस चैप्टर का सबसे VBI जो पॉइंट है मृदा से ही संबंधित है सारा चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था मृदा निर्माण में कारक के बारे में, कि उच्चावच जो होते हैं इसको प्रभावित करते हैं, मूल शैल यानी चट्टान, जलवायु, वनस्पति, ये भी करती है, क्या प्रभावित करती है। उसके बाद फिर जैव पदार्थ, फिर खनिज और समय, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, मृदा निर्माण में के लिए प्रभावित क्या है, कारक हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक्स को, और आज का भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा से संबंधित सारे चीज़ों को, क्योंकि इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मृदा के प्रकार के बारे में, ठीक है प्यारे। आज हम लोग किसको जानेंगे, मृदा के प्रकार को। तो मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मृदा। सबसे पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। ये भारत में सर्वाधिक फैली हुई है जलोढ़ मृदा। बच्चों, जलोढ़ मृदा जो होती है ये है नदियों के द्वारा लाए गए कंकर, बजरी, ये सबसे बनता है, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी नदी है, ये नदी आपके क्या करते हैं कि कंकर, बजरी, ये सब चीज़ को, चूना, ये सब को ला करके क्या करता है, ज़मीन पर बिखेर देती है, उसको बोलते हैं हम लोग जलोढ़। तो ये सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्यों नहीं फैला होगा बच्चों, क्योंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा क्या है, कृषि प्रधान देश है। और जब कृषि प्रधान देश होगा, अगर उपजाऊ भूमि नहीं होगी तो फिर कृषि कैसे होगा बच्चों। जलोढ़ मृदा ही तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, इसलिए जलोढ़ मृदा भारत के ज़्यादातर क्षेत्र में फैला हुआ है। और वो मुख्य रूप से किधर है, उत्तर भारत में है। उत्तर भारत के बिहार में, यूपी में, पश्चिम बंगाल, फिर दिल्ली, फिर ये मध्य प्रदेश के ऊपर मतलब उत्तरी भाग में, उसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, झारखंड में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है वो पूर्णतः किससे निर्मित है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। किससे निर्मित है, जलोढ़ मृदा से। उसके बाद ये किन किन नदियों द्वारा लाई गई मृदा से बना है, ये सिंध नदी, यानी उत्तर का जो मैदान है वो सिंध नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। निक्षेपण को समझते हैं ना बच्चों, निक्षेपण मीन से होता है कि अलग अलग स्थानों से ला करके एक जगह जमा कर देना, उसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहला है कि भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बच्चों कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ए ऑप्शन में दे देगा 7 हेक्टेयर, बी ऑप्शन में दे देगा 5 हेक्टेयर, सी ऑप्शन में दे देगा 6.4 हेक्टेयर और डी में दे देगा 4 हेक्टेयर। तो कौन होगा बच्चों, 6.4 हेक्टेयर सही होगा। तो ये आपका बहुत ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनने का बहुत बड़ा सा चांस बनता है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि भारत में जो है जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो 6.4 हेक्टेयर यानी 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है जलोढ़ मृदा के गठन के संबंधित, कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मृदा जो होता है, इसका गठन जो होता है बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। मृत्तिका यानी कि जो भी अपशिष्ट रहती हैं, जो भी मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी रहते हैं, उसके क्या होते हैं, मृत्तिका के इन सारे चीज़ों का मिला हुआ एक निश्चित अनुपात होता है, उसी के आधार पर इसका गठन होता है। किसका, जलोढ़ मृदा का, ठीक है। सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है। बच्चों, इस चैनल पर आपके 10 क्लास जो मैट्रिक का जो सारा सब्जेक्ट यानी सारे विषय की तैयारी कराई जाएगी, साइंस हो या सोशल साइंस हो या मैथ हो, सारे चीज़ों का यहाँ पर आपको वीडियो
प्रोवाइड होने वाली है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक कर दीजिए आप इस वीडियोज़ को, ताकि आपके लिए हम अच्छा से अच्छा मटेरियल ला सकें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट जलोढ़ मृदा से संबंधित, कि जलोढ़ मृदा जो है इसका रंग किस तरह का होता है, भूरे रंग का होता है, किस तरह, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और जो कभी धुंधला भी होता है तो कभी ये ललीमा यानी कि थोड़ा सा लाल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट इसको याद रखना है आपको अच्छी तरह से, कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। अब हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा, कि जलोढ़ मृदा में भी प्रकार के पाए जाते हैं, कि जलोढ़ मृदा दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है पुराना जलोढ़ और एक होता है नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ किसको बोलेंगे बच्चों, मान लीजिए कि एक नदी में खूब भीषण बाढ़ आया, वो दूर तक ज़मीन में फैला दिया, लेकिन वहाँ पर एक ही बार पानी गया और वहाँ पर जाकर के खूब मिट्टी उट्टी जमा कर दिया, ठीक है। ये नदी थी आपका, ये मिट्टी जमा कर दिया, लेकिन अब दोबारा उस मिट्टी तक पानी कभी नदी का पहुँच ही नहीं पाया, तो ये नदी आपका आराम से बह रहा है, तो ये मिट्टी जो अब पुराना हो जाएगा खूब, तो इसको बोलेंगे हम लोग पुराना जलोढ़, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें जो मात्रा होगी कंकड़ की और बजरी की ज़्यादा हो जाएगी। किसकी मात्रा, कंकड़ और बजरी की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसको पुराने जलोढ़ को बच्चों बांगर भी बुलाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात याद रखनी है आपको, बांगर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं, बहुत ही VBI है बच्चों ये आपका क्वेश्चन, इसके लिए बोर्ड के लिए बांगर किसे कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि बांगर किसे कहते हैं, तो आपको लिखने है कि पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, और इसमें कंकर बजरी की मात्रा जो है क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं नवीन जलोढ़ के बारे में। नवीन जलोढ़ जो होती है वो महीन कणों का बना होता है। महीन कण समझते हैं, इसमें मृत्तिका की जो रेशियो होगी, मृत्तिका की जो अनुपात होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा उपजाऊ होगा। जो नवीन जलोढ़ होगा ये ज़्यादा उपजाऊ होगा, और इसे खादर बुलाया जाता है बच्चों। यहाँ पर बांगर और खादर, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। अब हम लोग इस पुराने जलोढ़ और नवीन जलोढ़ यानी कि बांगर और खादर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। खादर में यानी कि खादर जैसे ही बोलेंगे बच्चों आपको समझ लेना है कि नवीन जलोढ़ के बारे में बात कर रहा है। खादर यानी कि नवीन जलोढ़, बांगर यानी कि पुराने जलोढ़। तो खादर में बालू और मृत्तिका, अभी मैंने बताया कि नवीन जलोढ़ में क्या होगा, मृत्तिका का मिश्रण ज़्यादा होगा, मृत्तिका ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि नवीन जलोढ़ है ना बच्चों, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, मिश्रण होता है, और ये काफ़ी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। नवीन जलोढ़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा। यानी कि बच्चों कहने का सेंस ये है कि ये नदी चल रही है, ये नदी में हर बार बाढ़ आता है, तो हर बार ये नदी क्या करेगा, अपने बगल के क्षेत्र में जाकर के मिट्टी को फैला देगा, तो ये वाला हर बार जो नदी फैला रही है इसको बोलेंगे हम लोग नवीन जलोढ़ यानी कि खादर, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद रहेगा, तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका जलोढ़ मृदा में पोटाश, है ना, पोटाश यानी कि के, फॉस्फोरस यानी कि P, है ना। ये सारा चीज़ अभी बच्चों आपका जो पहले इसी 10 क्लास का केमिस्ट्री भी चल रहा है, केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट भी चल रहा है, उसमें मैंने सारा चीज़ अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाना शुरू किया है बच्चों, क्योंकि जो ज्योग्राफी जो होती है ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिस कारण मैंने इस दोनों सब्जेक्ट को साथ में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी पोटाश जो होती है यानी कि पोटेशियम के बारे में बात कर रहा है, के यानी फॉस्फोरस, P के बारे में बात कर रहा है, चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा है। तत्वों की अधिकता होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें किसकी मात्रा, कैल्शियम की, क्या बोलते हैं, पोटेशियम की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा, और चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वहीं नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो होता है क्या होता है बच्चों, कम होता है। नाइट्रोजन यानी कि N जो होता है, और जैव पदार्थ यानी कि जैविक चीज़ जो होती है उसकी क्या होती है, थोड़ा सा कमी होती है, लेकिन ये इसमें भरपूर मात्रा में ये रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण ये क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका है कि ये गन्ना जो जलोढ़ जो खादर वाला जो है बच्चों, खादर वाला जो जलोढ़ है यानी कि नवीन जलोढ़, ये किसके लिए, गन्ना के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, दलहन के लिए क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। आपको अच्छी तरह से ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह याद रखना है बच्चों, कि दे देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के रूप में, जलोढ़ मृदा में इन फसलों को उपजाया जाता है। ऑप्शन ए में दे देगा गन्ना, ऑप्शन बी में दे देगा जूट, कुछ अलग अलग कर देगा, तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, वहाँ पर गन्ना रहेगा, या दो अगर ऑप्शन में
में 2 सही रहेगा तो दोनों को कर देंगे, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ वाले क्षेत्र में उगते हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा में उगेगा, यानी कि खादर वाले क्षेत्र में ही उगेगा ये लोग, ठीक है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़, बालू ज़्यादा क्या करती है, बिहार की नदियाँ जितनी होती है वो ज़्यादातर क्या करती है, बालू को ला करके जमा कर देती है। आप देखेंगे गंगा नदी का क्षेत्र जो पटना में है आपका बिहार का, उसके बाद सोन नदी का भी क्षेत्र है, बाकी जितनी सारी स्थानीय नदियां हैं वो भी क्या करते हैं, बालू को ज़्यादा ला करके जमा कर देती हैं। तो इन बालू जो जमा करती है इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं दियारा क्षेत्र, यानी कि दियारा भूमि, ठीक है। जो बिहार की नदियाँ होती है वो बालू प्रधान होती है और वो क्या करती है, जो बालू वाले जो जलोढ़ लेकर के आती है उसको हम लोग बोलते हैं दियारा भूमि, ठीक है। मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये जो दियारा भूमि है आपका बिहार का, ये क्या होती है, मक्का की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि दुनिया में भी ये प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। तो पहला जो है आपका सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आपको जलोढ़ मृदा के बारे में। आइए अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे प्रकार के बारे में। टोटल हम लोग 6 प्रकार के बारे में बात करेंगे। आप अच्छी तरह से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कोई भी यहाँ पर चीज़ छूटेगा नहीं समझाने से, है ना, हर चीज़ को समझाया जाएगा। तो दूसरा है आपका यहाँ पर काली मृदा, यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। काली मृदा, इसमें क्या होती है, उपस्थित एल्यूमिनियम लौह, यानी कि लोहा इसमें भी पाया जाएगा, कुछ लोहा की कुछ मात्रा, लौह यौगिक के कारण इस मिट्टी का रंग कैसी होती है, काली होती है, ठीक है। देखते हैं ना बच्चों, लोहा जो होती है इसका रंग कैसा होता है, काला होता है कि नहीं, Fe2O3, ये क्या होता है, काला होता है, ठीक है बच्चों, आयरन की वजह से और एल्यूमिनियम की वजह से, ये दोनों मिल करके बनाता है, तो इसकी वजह से ये इसका जो रंग है वो काली मिट्टी का वो क्या होता है, काला होता है। ये सारे आपको कंपोजिशन पूछा जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा बार क्वेश्चन बनाया कि काली मृदा काला होता है किस कारण, नंबर 1 दे देगा, ऑप्शन में कुछ भी करेगा, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि लोहा और एल्यूमिनियम के कारण ये काली होती है। और काली मृदा जो होती है ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। सबसे VBI पॉइंट आप मान लीजिए बच्चों, इसको तो आपको याद रखना ये है 100%। ये कपास की खेती के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, तो वहाँ पर बोलेंगे काली मिट्टी, यानी कि काली मृदा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 100% अच्छी तरह से याद रखना है, आपको ये ऑब्जेक्टिव को याद रखना ही रखना है, जिसकी वजह से क्या होती है, काली मिट्टी की वजह से यानी कपास की खेती ज़्यादा होती है, जिस कारण इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। देखिए इसका नाम भी पड़ गया काली कपासी मृदा, ठीक है, किसका नाम, काली मृदा का नाम। तो बहुत ज़्यादा कपास की खेती होने के कारण इसका नाम पड़ गया काली कपासी मृदा, ठीक है। अब इसके हम लोग नोट पॉइंट्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु को देख लेते हैं। ये मृदा जो होती है भारत में कितना, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर तक क्या होती है, फैली हुई है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका स्थानीय जो नाम है बच्चों ये रेगुर कहलाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, इसको, ये सारे पॉइंट्स है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए आपको इन पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो स्थानीय नाम जो है इसका रेगुर है, पूछ लेगा काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो याद रखेंगे आप रेगुर। और जब इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए अभी से याद रखेंगे। तो जिस समय क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ सारा आंसर जो है आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका विस्तार भी कितना है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर तक फैली हुई है। और ये किस क्षेत्र में, भारत के दक्षिण वाले भारत में, महाराष्ट्र का क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बाद गुजरात का क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में फैला हुआ है, फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो है रेगुर, क्या कहलाता है, रेगुर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है थोड़ा सा, 1 हेक्टेयर जो होती है 4 बीघा के बराबर। अब देखिए बच्चों ये स्थानीय मतलब कि जगह परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहता है, कहीं पर 1 हेक्टेयर 4 बीघा के बराबर हो जाएगा, कहीं 1 हेक्टेयर 3 बीघा के बराबर हो जाएगा, कहीं 1 हेक्टेयर 5 बीघा के बराबर हो जाएगा। और 1 बीघा जो होती है 20 डिसमिल के बराबर होती है। यहाँ पर बच्चों आपका दिया हुआ है 1 बीघा जो होती है 20 डिसमिल के बराबर होती है, लेकिन आपका बिहार का जब आप दक्षिणी क्षेत्र जाएंगे या अलग मतलब बदलेंगे स्थान बच्चों, तो वहाँ पर कहीं पर 1 बीघा जो होती है वो कहीं पर 40 डिसमिल के बराबर होगा, वहीं पर
पंजाब में जाएंगे तो 1 बीघा जो है 52 डिसमिल के बराबर हो जाएगा। स्थान बदलने पर बच्चों ये क्या होती है, वेरिएशन ये बदलते रहता है, मापन जो होती है बदलती रहती है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि हेक्टेयर जो होता है बीघा से बड़ा होता है, बस याद रखना है कम से कम। और जो बीघा होती है वो डिसमिल से क्या होता है, बड़ा होता है। 20, 30, 40 डिसमिल मिल करके क्या होता है, 1 बीघा का निर्माण होता है। याद रखेंगे अच्छी तरह से इनको आप, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें मेन पॉइंट के रूप में क्या क्या है। इस मिट्टी यानी कि काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता बच्चों ये है कि मान लिया थोड़ी सी ठंडी का मान लिया सीजन है, थोड़ी सी मतलब ओस गिरी तो वो क्या करते हैं, नमी को धारण कर लिया, नमी को अपना खींच लिया। थोड़ी सी ठंडक पाया, वो नमी को क्या कर लिया, धारण कर लिया। यानी कि थोड़ी सी ठंडी हवा आई, वो क्या कर लिया, नमी को धारण कर लिया। तो ये जो बहुत ही बड़ी विशेषता है, ज़्यादा मात्रा में पानी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी खेत को सिंचाई के लिए, है ना। नहीं तो किसान सिंचाई करते करते परेशान हो जाएगा। अब जब नमी धारण करने की क्षमता ऑलरेडी खेत में पाई जाएगी तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पर सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। ये मृदा जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अभी। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, मैग्नीशियम का Mg, है ना। उसके बाद पोटास यानी कि पोटास के, है ना, चूना CaO। ये सारे चीज़ के द्वारा क्या होते हैं, परिपूर्ण रहती है। ये पौष्टिक तत्वों के द्वारा क्या होती है, परिपूर्ण रहती है। यानी कि काली मृदा भी बहुत उपजाऊ होती है, और विशेष रूप से किसके लिए उपजाऊ होती है, कपास के लिए। लेकिन फॉस्फोरस जो है इसमें नहीं पाया जाता है। फॉस्फोरस जो है ये आपका किस में नहीं पाई जाती है, काली मृदा में नहीं पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मृदा में पाई जा रही थी। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, ये मिट्टी बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अभी मैंने बताया कि जो काली मृदा है इसमें क्या होती है, नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। जब नमी धारण की क्षमता अधिक होगी तो थोड़ी सी भी ठंडी हवा मिलेगी भी तो वो क्या कर लेगा, नमी को धारण कर लेगा, है ना, नमी को धारण कर लेगा। थोड़ी सी भी अगर ठंडी हवा मिली, थोड़ी सी भी ओस गिरा, वो क्या कर ले, नमी को धारण कर लेगा, और सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो बिना सिंचाई के भी ये फसल को उपजा देगा, अच्छा फसल का उत्पादन करेगा। इस मृदा में कौन कौन सा होता है मुख्य रूप से, तो सबसे ज़्यादा तो आपका कपास होती ही है। कपास के आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, गन्ना की खेती होती है, प्याज की खेती। प्याज तो महत्वपूर्ण है बच्चों। नासिक का जो प्याज होता है, नासिक सुनिए ना आप, महाराष्ट्र में जो है आपका नासिक, हमेशा सुनते हैं कि नासिक का प्याज आया है बिकने के लिए, यानी कि नासिक में प्याज खत्म हो गया इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर प्याज उपजाया जाती है। जिस तरह से बिहार में धान लगाया जाता है, धान की खेती होती है, उसी तरह से वहाँ पर नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी है, और प्याज की खेती के लिए बहुत ही क्या है, उपयुक्त है। इसके बाद प्याज के बाद गेहूं की खेती, उसके बाद फूलों की खेती, यानी ये फलों की खेती भी होती है। फलों की खेती भी होती है किसमें, काली मिट्टी में। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे। कौन कौन सा फसल होता है बच्चों, 1 नंबर में कपास सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना होता है, गन्ना भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। उसके बाद प्याज। ये 3 चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। काली मृदा का कम से कम 3 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद गेहूँ और फलों की जो भी खेती है, जैसे फलों की खेती में आपका अंगूर बहुत होता है बच्चों, और अनार जो होता है यानी कि बेदाना, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में कि लाल एवं पीली मृदा के बारे में। लाल एवं पीली मृदा, सामान्यतः जो लाल मिट्टी जो होती है बच्चों, ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में इस मृदा का विकास हुआ है। 100 सेंटीमीटर समझते हैं ना बच्चों, यानी कि वर्षा का जो मापन होता है बच्चों वो सेंटीमीटर में। जहाँ पर 250 सेंटीमीटर होगा वर्षा तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर उससे कम हो रही है बारिश तो समझ लीजिए कि वहाँ पर सुखाड़, गर्मी अधिक होगी, यानी कि बालू वाला क्षेत्र होगा, जैसे राजस्थान ये सब क्षेत्र में। ठीक है। तो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले पठार मैंने बता दिया था आपको पिछले पार्ट में कि पठार जो है आपका कौन कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार वो पड़ता है, एक है छोटा नागपुर का पठार, है ना। पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में इस मृदा का, इस मिट्टी का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। इस मिट्टी में जो है लौह अंश यानी लौहांश यानी कि लौह की अंश, लौह के कण यानी कि आयरन के कण की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी के कारण यह क्या होता है, लाल होता है।
लाल जो मिट्टी होती है, अगर पूछे बच्चों कोई कि लाल मिट्टी, लाल मृदा लाल क्यों होती है, तो आप बताएंगे उसमें आयरन की मात्रा, उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। बच्चों आप लोग थोड़ा सा भी लोहा को अगर गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आग में, तो वो लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता पूरा तप्त होकर के ना। तो ये इसी तरह से ये मिट्टी जब सूरज की रोशनी प्रकाश को पाता है तो ये क्या होता है, गर्म होकर के लाल हो जाता है। तो ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो लौह अंश की मात्रा के कारण ही, ज़्यादा मात्रा के कारण की क्या होता है, लाल मिट्टी लाल कलर का दिखता है। और जल योजन के बाद ये मृदा पीले रंग की हो जाती है। और जब इसमें जल डाला जाता है बच्चों, तो जल डालने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा पीली हो जाती है। बच्चों यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना है किस तरह से, किस कारण ये जो है लाल मिट्टी लाल हो रही है, कभी पीली हो रही है। तो आप यहाँ पर अपना माइंड लगाएंगे बच्चों, बहुत ही आसान है समझना सारा चीज़। बाकी तो मैं आप लोगों को 100% देने का सारा चीज़ कोशिश कर ही रहा हूँ। देखो लौह अंश की मात्रा के कारण कि क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। और फिर बोल रहा है आगे कि जैसे ही ये जल को ग्रहण करता है, यानी कि H2O को ग्रहण करता है, ये मिट्टी जो है पीले रंग की हो जाती है। अब पीले रंग की कैसी हो जाएगी बच्चों, तो लौह अंश की मात्रा पहले से इसमें आयरन की वजह से लाल हुआ। अब यहाँ पर क्या किया, ये जल को ग्रहण कर लिया। तो बच्चों लोहा जब भी पानी खाएगा तो क्या होता है, लोहा में जंग लग जाता है और पीला कलर का आ जाता है ना। उसी तरह से मिट्टी यहाँ पर लोहा के कारण लाल है, तो वो पानी पिएगा बच्चों मिट्टी, तो पानी के साथ यहाँ पर लोहा क्या करेगा, अभिक्रिया कराएगा, रिएक्शन कर लेगा और बना देगा पीले रंग की। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि लौह अंश की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल रंग का होता है। और जल जैसे ही ये जल योजन करता है, यानी कि जल पाता है, उसके बाद ये मिट्टी पीली कलर की, पीली रंग की हो जाती है। ये भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यानी कि इसका जो विस्तार है कितना, 7.2 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद ये मूल रूप से ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार अग्नेय चट्टान यानी कि बच्चों ज्वालामुखी से जो निकलती है है ना, आग वाला जो ज्वाला जो निकलती है, उसी से निर्माण होता है इसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान। इसी के द्वारा ये निर्मित होती है लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, इस मृदा का प्रसार कहाँ पर है, तो सबसे पहला क्षेत्र जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में भी कुछ भाग में है, गोवा में भी है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इसका दक्षिणतम क्षेत्र, ये महाराष्ट्र है तो दक्षिणतम नीचे वाला क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र यानी इधर का क्षेत्र है ना, ये आपका दक्षिण और ये हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र, इसी में फैला हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, फिर उड़ीसा, ये ऊपर की ओर उड़ीसा में, और छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि पठार के बगल में फैला हुआ है ना बच्चों, तो छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय के पठार के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो पठार का निर्माण होता है वो अग्नि चट्टानों से होता है, जिस कारण वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद ये मृदा जैविक पदार्थों की कमी के कारण, जैविक पदार्थ की उसमें क्या होती है, कमी होती है के कारण ये जलोढ़ एवं काली मृदा जो है उसकी अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी सी उपजाऊ कम होती है। किसके कारण, जैविक पदार्थों की उपस्थिति वहाँ पर कम होती है, यानी कि मृतकों की मात्रा वहाँ पर कम रहती है, जिस कारण ये थोड़ा सा जलोढ़ और काली मृदा की तुलना में थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। और लेकिन ये उर्वरकों का उपयोग क्या होता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। इसका जो उर्वरकता है वो क्या करता है, उत्पादनता को बढ़ा देती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था यानी कि सिंचाई की व्यवस्था करके आपको करना पड़ेगा। सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, लाल एवं पीली मृदा में जो है इन सारे फसलों को उपजाया जाता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट को हम लोग, चौथा जो है प्रकार को पढ़ते हैं मृदा के। तो चौथा आपका प्रकार है यहाँ पर लेटेराइट मृदा, यानी कि लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है बच्चों वो ग्रीक शब्द से हुई है, और ग्रीक शब्द के किस शब्द से, लेटर से, है ना, किस शब्द से, लेटर से, है ना, जिसका क्या अर्थ होता है, ईंट, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट यानी कि ईंट से हुआ है। और इस प्रकार के मिट्टी की जो विकास होती है उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है बच्चों कि लेटेराइट जो मिट्टी है ये किस तरह से
ईंट यानी कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है लेटर शब्द से और उसका अर्थ होता है ईंट, यानी कि कहने का सेंस यह है कि इस मिट्टी का विकास जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ पर ईंट, यहाँ पर क्यों इसके ईंट के आधार पर नाम रखा गया है बच्चों? आप लोग जानते होंगे जो चिमनियाँ होती है, जो ईंट पकाने वाले जो भट्टा होता है ना बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, ईंट को डाला जाता है उस चिमनी के अंदर में, और वो उस चिमनी के अंदर इसको डाल करके बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है बच्चों, तापमान दिया जाता है, और फिर इसको जब बाद में निकाला जाता है तो वो पूरा लाल हो जाता है बच्चों। और फिर इस ईंट को क्या किया जाता है, इस ईंट को ला करके घर में फिर क्या किया जाता है, खूब है ना, खरीदारी जो मकान बनाता है बच्चों, वो उसमें खूब पानी खिलाता है ना, पानी डालता है कि नहीं, क्यों पानी डालता है उसको, ताकि ये क्या हो जाए, ये ईंट जो है खूब ज़्यादा मजबूत हो जाए, है ना। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है सेम ईंट की तरह ही बना है, यानी कि इसका विकास किस तरह से हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उच्च यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म तापमान से और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, किसका, लेटेराइट मिट्टी का। अब इसके मेन पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। ये मृदा जो फैला हुआ है कितना, इसका थोड़ा सा जो विस्तार है कम है, कितना है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। ये मिट्टी अपक्षय के कारण कठोर होती है, यानी कि इसकी जो संगठन होती है, इसकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, क्या होती है, बहुत ही बॉन्डिंग जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, यानी कि ये टूटता फूटता जल्दी नहीं है। इसका रंग एल्युमिनियम और लोहे के कारण कैसा होता है, लाल होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन और लोहा पाया जाता है, ये एल्युमिनियम पाया जाता है। और जिस मिट्टी में भी आप अगर लोहा पाया जाएगा बच्चों, वो लाल होगा, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट है इस मृदा का विस्तार, अब विस्तार के बारे में जान लेते हैं, ये किस किस जगह फैली हुई है। तो यह है कर्नाटक के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में, तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के तथा आसाम में भी फैला हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बिहार ये सब यूपी क्षेत्र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये सारे क्षेत्र में आपका जलोढ़ मृदा फैला हुआ है, लेकिन बाकी जो मृदा है इधर ही फैली हुई है, लेटेराइट हुआ, लाल मिट्टी हुआ, ठीक है, ये सारे चीज़ इधर फैले हुए हैं। तो आपको याद रखेंगे इसका विस्तार को। उसके बाद है मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे से चाय एवं कहवा का उत्पादन भी किया जाता है इस मिट्टी में, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जो कहवा और कॉफ़ी जो उत्पादन होता है बच्चों, वो आपका कर्नाटक में होता है। तो आपको याद रखना है कि चाय की जो है खेती और कहवा की खेती जो होती है वो किस मिट्टी में होती है, तो याद रखना है आपको, लेटेराइट मिट्टी में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी पर किसकी खेती होती है, काजू की खेती होती है, ठीक है, काजू की, यानी कि ये ड्राई फ्रूट हो गया, सूखा फल हो गया, काजू की खेती होती है कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा प्रकार है, यानी ये कि सेकेंड लास्ट जो प्रकार है, टाइप्स है, वो है आपका मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल तो आप समझ लेंगे, अब जैसे मरुस्थल का नाम आएगा आप थार मरुस्थल, थार का रेगिस्तान आप तो याद आ जाएगा, है ना, भारत का राजस्थान जो क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो मरुस्थल है यहाँ पर बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है और शुष्क होगा, है ना, वर्षा क्या होगी, कम होगी, और बलुई मिट्टी का नहीं यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये लंबी शुष्क मतलब समझते हो, गर्म ऋतु है ना, वो अल्प वर्षा, कम थोड़ी सी गर्म जो है वर्षा जो है कम होगी यहाँ पर, और ह्यूमस रहित, यानी कि ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी, और बालू की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जो मरुस्थलीय जो मृदा है इसका निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पर क्या होती है, गर्मी थोड़ी अधिक पड़ेगी, जहाँ पर वर्षा कम होगा, और ह्यूमस और बालू की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इसके पॉइंट्स के बारे में। तो ये मृदा का रंग क्या होता है, लाल या हल्का भूरा होता है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसका हल्का लाल होगा या फिर थोड़ा सा भूरा होगा। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें पाया जाता है। सौराष्ट्र यानी कि आपका गुजरात के क्षेत्र में कच्छ, ये भी गुजरात में आपका पाया जाता है। पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र में और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। जो आपका मरुस्थलीय मृदा है तो ये कहाँ पाई जाती है, आपका पश्चिमी राजस्थान में, सौराष्ट्र यानी गुजरात में, कच्छ यानी गुजरात में, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इनमें वनस्पति यानी कि कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाएगी बच्चों। इसमें वनस्पति उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। वनस्पति यानी कि बड़े बड़े हरे भरे पौधे कम पाए जाएंगे, इसमें कटीली पौधे ज़्यादा पाएंगे। खनिज की क्या होती है, कमी होती है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास,
चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। कपास की मात्रा तो कम होगी बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप गेहूं ज़्यादा मात्रा में उगा जा सकते हैं। अगर अच्छी तरह से आपका क्या होगा, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेंगे तो यहाँ पर गेहूं आप अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में उपजा सकते हैं। अब बच्चों हम लोग लास्ट प्रकार को पढ़ लेते हैं, हम लोग पर्वतीय मृदा के बारे में। पर्वतीय मृदा, तो पर्वतीय मृदा आप समझ ले होंगे, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी वो होगा। तो ये पढ़ा है यहाँ पर 2 बार हो गया बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे ये प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कौन? पर्वतीय मृदा। जो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएगी। ये मृदा जो है क्या जटिल एवं विविधता वाली होती है, जटिल होती है। कोई भी पहाड़ जो है बच्चों जल्दी टूटता फूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जटिल, उसकी संरचना जो होती है जटिल होती है। यह पर्वत के ढलानों पर फलों के बागान और नदी घाटी में चावल और आलू का लगभग क्या होता है, सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है फलों के बागान के बारे में। जैसे जम्मू कश्मीर होती है बच्चों, वहाँ फलों का बागान है ना, वहाँ पर क्या आपका सेब जो है, बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वहाँ पर उपजाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है पर्वतीय मृदा के बारे में इन सारे पॉइंट्स को। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को सारा जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको फिर से बता दें इस चैनल पर आपका जो संपूर्ण मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनके सारे सब्जेक्ट की जो है सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। और फिर टाइम पर इसमें आपको सारा चीज़ करने को मिलेगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद आपका जो भी प्रश्न रहेगा सारा चीज़ का यहाँ पर हल किया जाएगा। और चैप्टर वाइज यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन आंसर भी होने वाला है। सारे चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा। तो आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो बच्चों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद दूसरों को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मालूम हो जाए, है ना, और आपके फ्रेंड्स भी इससे क्या होगा, लाभ उठा लें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।